नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ मिलकर डिस्कस कर रहा हूं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपके साथ मिलकर डिस्कस करा था नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। जिस तरीके से हमने वो लेक्चर अटेंड करा है, जहां पर हमने बिल्कुल छोटी से छोटी और बेसिक कंसेप्चुअल बातों को स्मूथली और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है, उसी कंसेप्चुअल तरीके से और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलकर मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके साथ इस टॉपिक को, इस बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। तो उठाइए कॉपी और पेन, हो जाइए मेरे साथ तैयार। टॉपिक का नाम है बच्चों नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो बच्चों पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि सर एक्सपेंडिचर मेथड हमें बताता क्या है। एक्सपेंडिचर मेथड बच्चों हमें इस सवाल का आंसर देता है कि हमारी इकोनॉमी में एक साल में, हमारी इकोनॉमी के एक साल में कितना पैसा खर्च करा गया है। एक साल का मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा खर्च करा गया है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। तो वो सारे के सारे खर्चों को जानने के लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। दोबारा बताता हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें पता करना है कि हमारी इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, यानी एक वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कितना पैसा खर्च करा गया है। तो खर्चों को जानने के लिए हमें किस मेथड का यूज़ करना है? एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करना है। तो सर क्वेश्चन ये उठता है कि वो खर्चे करता कौन है? तो बच्चों हमारी इकोनॉमी में उन खर्चों को करने के लिए 4 सेक्टर में बांटा गया है। हमारी इकोनॉमी कितने सेक्टर में डिवाइडेड है बच्चों? 4 सेक्टर में डिवाइडेड है। तो वो 4 लोग हैं जो हमारे खर्चे करते हैं, ठीक है। तो 4 लोग कौन कौन से, वो भी देख लो फटाफट। 1 2 3 4, ठीक है। पहले का नाम है बच्चों हाउस होल्ड सेक्टर। क्या नाम है? हाउस होल्ड सेक्टर। क्या नाम है बच्चों? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ये अपना क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं। जैसे हम सभी कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर है। हम मार्केट के अंदर जाते हैं, कोई कपड़ा, कोई सर्विस लेकर आते हैं या कोई सामान खरीदते हैं, तो हम सभी किस सेक्टर के अंदर आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर। जिन भी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, तो हम कौन है? गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करने वाले। दूसरा होता है बच्चों हमारा फर्म सेक्टर। कौन सा सेक्टर होता है बच्चों? फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर का क्या काम होता है बच्चों? प्रोडक्शन करना। फर्म सेक्टर का क्या काम होता है? प्रोडक्शन करना। यानी ये हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, यानी ये लोग हमारी इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तीसरा होती है बच्चों हमारी गवर्नमेंट सेक्टर। कौन होता है बच्चों? हमारी गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारे खर्चे करती है। करते है कि नहीं करती है बताओ? गवर्नमेंट के स्कूल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का रोड, गवर्नमेंट का फ्लाईओवर, गवर्नमेंट के डैम, गवर्नमेंट के ब्रिज, गवर्नमेंट के रेलवे, गवर्नमेंट के मेट्रो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़। यानी सरकार जो भी चीज़ खर्च करती है वो सारा का सारा किसके सेक्टर में आता है? गवर्नमेंट। और चौथा और आखिरी सेक्टर कौन सा होता है बच्चों? चौथा और आखिरी सेक्टर होता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या नाम होता है बच्चों? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं, यानी वो 4 लोग होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों? पैसे को खर्च करते हैं। याद रखना कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बच्चों हम फॉरेन सेक्टर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम? फॉरेन सेक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग भारत के रहने वाले हैं, तो भारत को छोड़कर दुनिया के जितने भी देश रह गए, चाहे वो आकाश में हो चाहे वो पाताल में हो, वो सारे के सारे देश हमारे लिए क्या कहलाएंगे बच्चों? फॉरेन सेक्टर। तो फटाफट एक बार मुझे नाम बताएंगे कि हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से लोग रहते हैं। सर पहले व्यक्ति का नाम है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरे व्यक्ति का नाम है फर्म सेक्टर, तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है बच्चों? गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथे व्यक्ति का नाम है बच्चों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये वो 4 लोग हैं बच्चों जो हमारी इकोनॉमी में एक वर्ष के दौरान पैसे खर्च करते हैं। तो हमें ये जानना है कि इन चारों ने कितना पैसा खर्च करा है। हाउस होल्ड सेक्टर ने कितना खर्च करा, फर्म सेक्टर ने कितना खर्च करा, गवर्नमेंट ने कितना खर्च करा, और विदेशों में कितना खर्च हुआ। और जब इन चारों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिल जाएगा अपना एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम। बात आई समझ में? तो अगर हमें एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये 4 लोग कितने पैसे खर्च करें, और उन्हीं पैसों को आपस में जोड़ देना ही क्या कहलाता है? नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड।
ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ, समझने की कोशिश करना। आ जाओ फटाफट। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें कि अगर आपको निकालना है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, बाय एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। हमें क्या निकालना है बच्चों? नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमें निकालना है बच्चों जीडीपी एट एमपी। क्या निकालना है बच्चों हमें? जीडीपी एट एमपी। फटाफट बोल के बताएंगे। अगर हमें नेशनल इनकम किस मेथड से कैलकुलेट करना है? एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सर जीडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले बताओ हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सर जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी एट एमपी। अब बच्चों जीडीपी एमपी ना हमारी 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। कितनी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है? 4, माफ करना 3। 1 2 3। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। पहला, फाइनल कंजप्शन, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहला हो गया ये। इसको यहां से एक बार दोबारा लिखता हूं, ठीक है? फाइनल कंजप्शन, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये पहला। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों हमारा फाइनल इन्वेस्टमेंट, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये हो गया बच्चों हमारा दूसरा। और तीसरा होता है बच्चों हमारा नेट एक्सपोर्ट। अगर बच्चों हम ये तीनों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? जीडीपी एट एमपी। क्या मिल जाएगा हमें? जीडीपी एट एमपी। तो फटाफट बताओ एक बार, जीडीपी एमपी कितनी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है? सर 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है। पहला सर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, तीसरा नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। बात आ रही है समझ में? फटाफट बताओ। पहला कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, तीसरा नेट एक्सपोर्ट। इन 3 चीज़ों को अगर हम क्या कर दें बच्चों? आपस में प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? जीडीपी एट एमपी बन जाएगा। अब ये 3 चीज़ें कैसे बनी हुई है वो देखो बच्चों। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कौन कौन से वो लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी में कंजप्शन यानी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर पैसे खर्च करते हैं। तो हमारी इकोनॉमी में तो सिर्फ 4 लोग हैं। पहले का नाम है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरे का नाम है फर्म सेक्टर, तीसरे का नाम है गवर्नमेंट सेक्टर और चौथे का नाम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें से बच्चों हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर किसके ऊपर खर्च करती है पैसे? कंजप्शन के ऊपर पैसे खर्च करती है। तो इसका मतलब इसके अंदर आते हैं 2 प्राणी। कितने प्राणी आते हैं भैया? 2। 1 2, ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहला कौन आया? सबसे पहला आएगा बच्चों हाउस होल्ड, हाउस होल्ड फाइनल, हाउस होल्ड फाइनल, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी ये वो पैसा है जो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा कंजप्शन के ऊपर क्या करा गया है? खर्च करा गया है। कंजप्शन के ऊपर क्या करा गया बच्चों? खर्च करा गया है। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना बोलो, बताओ। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन के ऊपर पैसा खर्च करता है तो उसे किस नाम से जानते हैं? हाउस होल्ड
फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? हाँ या ना बोल दो फटाफट। किसके द्वारा पैसा खर्च करा गया है? हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा। ओके है, यस सर। दूसरा, अब गवर्नमेंट करती है तो उसे किस नाम से जानते हैं? उससे जानते हैं बच्चों गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये वी है बच्चों, हाँ आप ईहू मत समझ लेना। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो बताओ सरकार जो पैसा खर्च करते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? सर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड सेक्टर ने करा तो सर हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से जाना। जब सरकार ने करा तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से जाना। कोई दिक्कत? अब इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पहला वाला हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों दूसरे की। अगर बच्चों हम दूसरे वाले की बात करें तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसको ध्यान रखोगे। ठीक है क्या? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको लाल कलर से लिख रहे हैं, बिल्कुल हाईलाइट करके रेड। इन्वेस्टमेंट कौन करता है बच्चों? फर्म सेक्टर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म सेक्टर। यानी ये वो खर्चा है जिस खर्चे को कौन करता है? फर्म करती है। इस खर्चे को कौन करता है? फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर किसका काम करती है? इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है। किसका काम करती है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट करने का काम फर्म सेक्टर करती है तो उसका नाम पड़ेगा फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये होता क्या है? तो इसे बच्चों जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो चलो जल्दी से बताओ, फर्म सेक्टर के द्वारा जो खर्चा करा जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? फर्म सेक्टर के द्वारा जो खर्चा करा जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। किस नाम से जानते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का नाम से जानते हैं। बात आ गई समझ में? हाँ या ना? अब एक छोटी सी बात को लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, हाँ या ना बोल दो। यस सर। आओ देखो तो ज़रा। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, बस आप इसे समझ लो कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। ये जो खर्चा है बच्चों, ये खर्चा किसके द्वारा करा गया है? हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा करा गया है। किसके द्वारा करा गया है? हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा। ठीक है, बस आप समझ लो। ठीक है, ये खर्चा किसके द्वारा करा गया है? गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा करा गया है। किसके द्वारा करा गया है? गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा। ये खर्चा किसके द्वारा करा गया है? फर्म सेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा करा गया है? फर्म सेक्टर के द्वारा। और ये जो आखिरी है ये किसके द्वारा करा गया है? फॉरेन सेक्टर के द्वारा। तो देखो 4 लोग, 4 खर्चे और 4 नाम होंगे। हो गए कि नहीं हो गए? तो जिसका जो नाम है उसी का वो काम है भैया। ठीक है क्या? बात आ गई समझ में? हाँ या ना बोल दो पक्का? तो जल्दी बताओ, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो खर्चा करा गया उसे किस नाम से जानते हैं? सर हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जो खर्चा करा गया उसे किस नाम से जानते हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फर्म सेक्टर के द्वारा जो खर्चा करा गया उसे किस नाम से जानते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फर्म सेक्टर के द्वारा जो खर्चा करा गया उसे किस नाम से जानते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और फॉरेन सेक्टर के द्वारा जो खर्चा करा गया उसे जानते हैं नेट एक्सपोर्ट। फॉरेन सेक्टर के द्वारा नेट एक्सपोर्ट। तो मैंने देखो आपको 4 सेक्टर पढ़ाए थे, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 4 लोग और उनके 4 खर्चे और 4 खर्चों के 4 नाम। हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को अगर आपस में क्या कर देंगे बच्चों? प्लस कर देंगे तो हमें एक चीज़ मिलेगी जिसका नाम होता है जीडीपी एट एमपी। बात आई समझ में? अब मेरे साथ छोटी छोटी बातों को समझोगे। सबसे पहले बच्चों हमें समझना है नेट एक्सपोर्ट को। किसको समझना है? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का क्या फॉर्मूला होता है पहले तो आप ये देखो, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है क्या? आप पहले तो बच्चों ये समझो नेट एक्सपोर्ट का क्या फॉर्मूला होता है।
नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये किसका फॉर्मूला होता है? नेट एक्सपोर्ट का। फटाफट इसे लिखेंगे। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब यहाँ पर एक मेरे साथ डालोगे नोट, मेरे साथ एक डालोगे नोट, और नोट में क्या लिखोगे? दो बातें। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है। एक्सपोर्ट क्या होता है? ज़्यादा, और इंपोर्ट हो जाता है बच्चों कम। और कभी कभी बच्चों इसका उल्टा होता है कि एक्सपोर्ट होता है कम और इंपोर्ट हो जाता है बच्चों ज़्यादा। ठीक है, इंपोर्ट हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो जब बच्चों एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट से, तो हम इसे नेट एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेट एक्सपोर्ट। किस नाम से जानते हैं बच्चों? नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि सर हमारी इकोनॉमी में क्या हो गया है? एक्सपोर्ट हुआ है ज़्यादा और इंपोर्ट हुआ है कम। बात आगे समझ में। और जब हमारी इकोनॉमी में बच्चों, जब हमारी इकोनॉमी में क्या होता है? इंपोर्ट हो गया है ज़्यादा, इंपोर्ट हुआ है ज़्यादा और एक्सपोर्ट हुआ है कम, तो उसे एक नए नाम से जाना जाता है। और उसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं नेट इंपोर्ट। क्या बोलते हैं? नेट इंपोर्ट। तो नेट इंपोर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट हुआ है ज़्यादा और एक्सपोर्ट हुआ है कम। सही है क्या? तो अब नेट एक्सपोर्ट आएगा तो आपको इसे करना है प्लस। क्या करना है बच्चों? प्लस। और नेट इंपोर्ट आएगा तो हम इसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? माइनस। ध्यान रहेगा क्या? दोनों बातें लिखी। जल्दी से बताओ नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या फॉर्मूला होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या क्या कंडीशन बनती है? पहली कंडीशन ये बनेगी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा और इंपोर्ट कम। एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इंपोर्ट हो जाएगा कम, तो उसे किस नाम से जानते हैं? नेट एक्सपोर्ट। इसे क्या करना है? प्लस। जब एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट हो जाएगा ज़्यादा, तो उसे किस नाम से जानेंगे? नेट इंपोर्ट। और इसे क्या करेंगे? माइनस। सिंपल सी बात है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो नेट एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो नेट इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को प्लस करना है, नेट इंपोर्ट को माइनस करना है। उम्मीद करता हूँ ये बातें फिट हो गई होंगी। ठीक है, कभी कभी पेपर में ना एक शॉर्ट ट्रिक भी अपना दी जाती है, ध्यान रखना। एक्सपोर्ट को बच्चों एक्स से दिखाते हैं और इंपोर्ट को एम से दिखाते हैं। एक्सपोर्ट को किससे डिनोट करा जाता है? एक्स से। और इंपोर्ट को किससे डिनोट करा जाता है? एम से। ध्यान रखना, एक्सपोर्ट को एक्स से, इंपोर्ट को एम से। ओके है क्या? पहली बात क्लियर होगी? बढ़िया। अब आ गया, अब आ जाओ सबसे डेंजरस। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ के बताओ क्या लिखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखा है बच्चों? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप पेपर में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो नहीं देगा आपको। हमें चाहिए क्या? फर्म सेक्टर के द्वारा जो पैसा खर्च करा गया है, तो फर्म सेक्टर इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च करती है, उसे हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहा। ठीक है, हाँ या ना? एक बात का यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखोगे। क्या क्या ध्यान रखना है आपको? एक छोटी सी बात, इसे हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ऐसे भी लिख सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो शब्द लिखा गया ना बच्चों, कैपिटल फॉर्मेशन, क्या शब्द लिखा गया है? कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन बच्चों किस शब्द के बराबर होता है? सर इन्वेस्टमेंट वर्ड के बराबर होता है। तो पेपर में हमें ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लिख दें, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लिख दें, या सिंपल सा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ मिल जाए, तो भी उसका क्या मतलब होता है बच्चों? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। दोबारा बोल रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ मिले या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ, दोनों शब्दों का मतलब क्या है? सेम है। बात आई समझ में? अभी इसके लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, फिर समझाता हूँ इसको।
अब पेपर में ना ये हमें नहीं देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है, यानी ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कितनी चीज़ों से? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितनी चीज़ों का कंपोनेंट होती है? दो। कितनी चीज़ों का कंपोनेंट होती है बच्चों? दो। पहला ग्रॉस, ध्यान देना, डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पढ़ के बताओ क्या लिखा है मैंने? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरी चीज़ होती है बच्चों चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, ये होती है बच्चों हमारी दूसरी चीज़। तो बताओ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितनी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है? सर दो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या शब्द आ रहा है बच्चों? शब्द क्या यूज़ करा? फिक्स्ड, ये इसमें डिफरेंट है। क्या शब्द यूज़ करा गया है? फिक्स। और दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक। अब इसे हाईलाइट कर लो, इसे हाईलाइट करो, क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड। क्या लिखा हुआ है? फिक्स। तो जब भी बच्चों पेपर में आपको फिक्स लिखा हुआ मिलेगा तो आपको प्लस करना है उसके अंदर चेंज इन स्टॉक। क्या प्लस करना है? चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक का बच्चों दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हम इसे किस नाम से जानते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। जल्दी बताओ चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है? सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है? सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है क्या? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके। अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है ये भी देखो फटाफट। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है बच्चों, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस में बच्चों ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में बच्चों ओपनिंग स्टॉक। तो क्या निकल जाएगा बच्चों हमारा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बताओ फटाफट, फटाफट चेंज इन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बता दो। सर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में बच्चों ओपनिंग स्टॉक। तो क्या निकल कर आएगा? चेंज इन स्टॉक। क्या निकल कर आएगा? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बातें आ रही है समझ में? अब यहाँ पे मेरे साथ डालो नोट, मेरे साथ क्या डालना है आपको? छोटा सा नोट, ठीक है। क्या नोट है सर? नोट नंबर फर्स्ट। कभी कभी क्या होता है बच्चों हमारी इकोनॉमी में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा, और ओपनिंग स्टॉक हो जाता है बच्चों कम। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होती है बच्चों कम। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा और ओपनिंग स्टॉक होगा कम, तो हमारा जो आंसर आता है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है, वो हमेशा पॉजिटिव आता है आंसर। कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये है कि हम उसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? एक नए नाम से जानेंगे, हम उसे एक नए नाम से जानेंगे और उसे कहेंगे उसे हम कहते हैं एडिशन टू स्टॉक, या फिर हम बोलते हैं इंक्रीज इन स्टॉक। क्या बोलोगे? इंक्रीज इन स्टॉक, या फिर हम बोलते हैं बच्चों एडिशन टू स्टॉक। तो जल्दी से बताओ एडिशन टू स्टॉक या इंक्रीज इन स्टॉक का क्या मतलब होता है? एडिशन टू स्टॉक या इंक्रीज इन स्टॉक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है बच्चों? कम। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ इंक्रीज इन स्टॉक या एडिशन टू स्टॉक का क्या मतलब है? इंक्रीज इन स्टॉक या एडिशन टू स्टॉक का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी में सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है कम। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। और उसे किस नाम से जानते हैं? इंक्रीज इन स्टॉक के नाम से जानते हैं या फिर एडिशन टू स्टॉक के नाम से जानते हैं। और इसको हमें करना है प्लस। क्या करेंगे? प्लस। पॉइंट नंबर बच्चों सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और बच्चों ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाती है ज़्यादा। तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा फॉर्मूले में पुट करने पर वो आता है बच्चों नेगेटिव। कैसा आंसर आता है? नेगेटिव आंसर आता है।
तो जब बच्चों नेगेटिव आंसर आएगा तो हम उसे फॉल इन स्टॉक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फॉल इन स्टॉक। और फॉल इन स्टॉक का बच्चों दूसरा नाम होता है डिक्रीज इन स्टॉक। क्या नाम होता है? डिक्रीज इन स्टॉक। क्या नाम होता है? डिक्रीज इन स्टॉक। तो जब भी फॉल इन स्टॉक आएगा पेपर में लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ, या डिक्रीज इन स्टॉक शब्द लिखा हुआ आएगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई है कम और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई है ज़्यादा। तो हमारा आंसर किस में आ रहा है? नेगेटिव में। इसलिए हम उसे फॉल इन स्टॉक या फिर डिक्रीज इन स्टॉक के नाम से जानते हैं। और ये जब भी आएगा तब हम इसे क्या करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? हमें करना है माइनस। तो बताओ क्या समझे कि सर चेंज इन स्टॉक दो तरीके का हो सकता है। चेंज इन स्टॉक दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा? सर या तो इंक्रीज इन स्टॉक होगा या फिर डिक्रीज इन स्टॉक होगा। या तो इंक्रीज इन स्टॉक होगा या फिर क्या होगा बच्चों? डिक्रीज इन स्टॉक होगा। अगर इंक्रीज इन स्टॉक हुआ तो प्लस और डिक्रीज इन स्टॉक हुआ तो बच्चों माइनस। ध्यान रहेगा, छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से फटाफट आओ जो ऊपर आओ फटाफट। क्या समझा हमने समझा कि हमें सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है बच्चों? एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करते समय हमें सबसे फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एमपी बच्चों कितनी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है? 4। सबसे पहले हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। कितनी चीज़ें हुई? दोबारा बोलो एक बार, ऊपर देख के बोलो फटाफट। हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। बात समझ में आई? अब यहाँ से हमने एक नोट डाला। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को किससे दिखाते हैं? एक्स से। इंपोर्ट को किससे दिखाते हैं? एम से। कभी कभी हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं? एक्सपोर्ट। तो हमें उसे क्या करना है? प्लस। कभी कभी हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट की वैल्यू कम होती है और इंपोर्ट की वैल्यू होती है ज़्यादा, यानी इंपोर्ट हो गया है ज़्यादा। इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो नेट इंपोर्ट, उसे करेंगे माइनस, और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, उसे करेंगे प्लस। सिमिलरली फिर हमने कहा कि अगर एग्जाम में हमें सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो, तो हमने कहा इसके कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या शब्द यूज करा है? फिक्स्ड। तो प्लस करना पड़ेगा बच्चों हमें चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का बच्चों दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बताओ कैसे निकलता है? सर क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करेंगे बच्चों ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। कितने तरीके का होता है? 2। एक डिक्रीज इन स्टॉक और एक इंक्रीज इन स्टॉक। अगर डिक्रीज इन स्टॉक हुआ तो हमें करना है प्लस, और अगर डिक्रीजिंग स्टॉक हुआ तो बच्चों हमें करना है माइनस। इंक्रीजिंग स्टॉक होगा तो करेंगे प्लस, डिक्रीजिंग स्टॉक होगा तो करेंगे माइनस। बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्या है सर? ये क्या है सर जहाँ पे ये फिक्स लिखा है? फिक्स वर्ड का मतलब होता है बच्चों कि हमारे फर्म सेक्टर ने ऐसी जगहों पर पैसा खर्च करा है जिसका बेनिफिट हमें लंबी समय अवधि तक मिलता है। फिक्स शब्द क्या बताता है हमें? फिक्स शब्द क्या बताता है हमें? ये क्या बताता है हमें? ये बताता है कि हमें लाभ लंबी समय अवधि के लिए मिला है। कब के लिए मिला है? लंबी समय अवधि के लिए, है ना। हिंदी थोड़ी सी खराब है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट लिख दो क्या इंग्लिश में? ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, कि हमें इसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, 5 साल 6 साल 7 साल। ठीक है क्या? तो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। कितनी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों? 3। सर 1 2 3 कितनी चीज़ों का बताओ? अगर पेपर में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? 3 चीज़ों से। कौन कौन सा? मेरे साथ लिखो। पहला ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। आप सिंपल सा ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा होता है ग्रॉस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप सिंपल ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हटा ही दो क्या इसको, फिक्स शब्द को हटा देते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत तो नहीं है। फिक्स लिखा हो तब भी चलेगा, ना लिखा हो तब भी चलेगा, ओके है क्या। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और तीसरा होता है बच्चों हमारा ग्रॉस रेजिडेंशियल, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बात आगे बच्चों समझ में, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। ग्रॉस पब्लिक ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है सर? 3 चीज़ों से। कितनी चीज़ों से? 3। कौन कौन सा? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पहले का नाम क्या था? ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अब ये तीनों था क्या, ये भी पढ़ लो एक बार, फटाफट पढ़ लो। पहले से तो हाईलाइट कर लो। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सर? बिजनेस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 3 चीजें। अब क्या है ये बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है बच्चों? ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस अपने लिए क्या क्या चीजें खरीद कर ला रहा है। तो बिजनेस करते समय बच्चों हमें मशीन की जरूरत होती है, हमें बिल्डिंग की जरूरत होती है, तो बिजनेस के द्वारा करे गए खर्चे को क्या बोलते हैं? बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, सिंपल। आगे है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्या है बच्चों? पब्लिक। पब्लिक का मतलब बच्चों यहाँ पे है सरकार, यानी गवर्नमेंट। सरकार क्या क्या खर्चे करती है बच्चों? सरकार हमारे लिए स्कूल बनाती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सरकार ने हमारे लिए रोड बनाया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सरकार ने हमारे लिए मेट्रो बनवाई है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सरकार ने हमारे लिए हॉस्पिटल बनवाया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यानी सरकार के द्वारा करे गए खर्चे जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है, लंबी समय अवधि के लिए मिलता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। आगे क्या है? रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो जब हाउस होल्ड सेक्टर अपने लिए घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों? घर, तो उसे क्या बोलते हैं? रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जब अपने लिए घर का निर्माण कराया जाता है, यानी अपने लिए घर बना रहे हैं, तो जब भैया अपने लिए घर बनाओगे तो उसे किस नाम से जानते हैं? रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। बात आगे समझ में। बिजनेस जब खर्चे करेगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। सरकार जो खर्चे करेगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड सेक्टर अपने लिए घर बनवाएगा, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बनेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक जब भी फिक्स लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों? फिक्स। ध्यान से सुनो, पेपर में फिक्स लिखा हुआ मिलेगा तो क्या ऐड करना है? चेंज इन स्टॉक। क्या ऐड करना है? चेंज इन स्टॉक। तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बस ये हो गया हमारा कंक्लूजन। बात आई समझ में? हाँ या ना? ओके है क्या? अब 2 छोटी छोटी बातों के लिए मेरे साथ बनाओ फिर से नोट। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेपर में बच्चों हमें हर हालत में चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें हर कीमत पे क्या चाहिए बच्चों? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन एग्जामिनर हमारे साथ गेम खेल देता है। एग्जामिनर हमें पता है क्या दे देगा बच्चों? वो हमें दे देता है नेट। क्या लिख कर देगा बच्चों? नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिख कर देगा बच्चों वो हमें? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। हमें पेपर में लिख के क्या देगा वो? नेट
डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन हमें हर हालत में क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो बच्चों आप देखो डिफरेंस किस चीज़ का है, हमें किस चीज़ का डिफरेंस, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, नेट, और हमें हर कीमत पर क्या चाहिए बच्चों, हमें हर हालात में क्या चाहिए, ग्रॉस। बाकी शब्द देखो सारे सेम हैं सर, डोमेस्टिक यहाँ पे भी है, डोमेस्टिक यहाँ पे भी है, कैपिटल यहाँ पे भी है, कैपिटल यहाँ पे भी है, फॉर्मेशन यहाँ पे भी है, फॉर्मेशन यहाँ पे भी। डिफरेंस किसका है, यहाँ पे लिखा गया है ग्रॉस और यहाँ पे लिखा गया है नेट। तो नेट को किस में कन्वर्ट कर दो, ग्रॉस में। नेट को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, नेट को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, ग्रॉस में। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, प्लस करोगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन। क्या प्लस कर देंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या समझे सर। जब भी क्वेश्चन में हमें नेट लिखा होगा और इधर क्या लिखा है, ग्रॉस, तो नेट को कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस में, तो क्या ऐड कर देंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन। बस बात आ गई समझ में। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड, हमें हर हालत में क्या चाहिए बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे कुछ भी करके चाहिए बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें यही चाहिए, ठीक है। लेकिन पेपर में फिर से इस बार गेम खेलता है। पेपर में क्या लिख देगा, पेपर में लिखेगा नेट, क्या लिख देता है, नेट। फिर लिख देगा बच्चों डोमेस्टिक, क्या लिख देगा, डोमेस्टिक, ठीक है सर। फिर एक शब्द और लिख देगा, क्या लिख देगा सर, फिक्स्ड, क्या लिख दिया अब, फिक्स्ड। और फिर लिख के देगा हमें कैपिटल फॉर्मेशन, क्या लिख कर देगा, कैपिटल फॉर्मेशन। तो पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो इस बार दो दो चीज़ों का गेम है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या लिख कर दिया, एक नेट वर्ड लिख कर दिया अलग से, और दूसरा क्या लिख कर दिया है, फिक्स्ड। लेकिन हमें हर कीमत पर क्या चाहिए, हमें हर कीमत पर क्या चाहिए बच्चों, किसी भी कंडीशन में हमें सिर्फ चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों नेट को कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले नेट को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, ग्रॉस में। किस में कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चों नेट को अगर ग्रॉस में कन्वर्ट करोगे तो बच्चों हमें प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। क्या प्लस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। और जैसे ही हमने बच्चों इसके अंदर डेप्रिसिएशन को प्लस करा तो यहाँ से ये ग्रॉस नेट शब्द हटा, डेप्रिसिएशन के प्लस करते ही यहाँ से नेट शब्द हटेगा और इस नेट शब्द की जगह हमें क्या दिखने लगेगा, ग्रॉस दिखने लगेगा। दोबारा बताता हूँ, जैसे ही मैंने क्या करा बच्चों, जैसे ही मैंने नेट शब्द को ग्रॉस में कन्वर्ट करा, तो नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए बताओ मैंने क्या प्लस करा है सर, डेप्रिसिएशन प्लस करा है। क्या प्लस करा है, डेप्रिसिएशन। तो भैया जैसे ही डेप्रिसिएशन प्लस हुआ मैंने कहा ये हटा, नेट हटा और नेट की जगह पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, ग्रॉस। नेट हटा और नेट की जगह पे क्या लिखा हुआ मिला, ग्रॉस। पढ़ो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को देखो क्या करते हैं सर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो इसमें बताओ क्या प्लस करते हैं, चेंज इन स्टॉक। क्या प्लस करोगे, चेंज इन स्टॉक। बात आ रही समझ में। तो इसका मतलब मुझे अब इसमें एक और नई चीज़ ऐड करनी है, क्या ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक। बस बच्चों ये छोटी सी बात आपको समझनी थी, चेंज इन स्टॉक। तो जब भी हमें दो चीज़ें नई नई दिखेंगी, क्या, एक तो सर नेट और नेट के साथ क्या दिखेगा, फिक्स। तो हमेशा ध्यान रखना क्या प्लस करना है सर, एक प्लस करना है डेप्रिसिएशन और दूसरा प्लस करना है चेंज स्टॉक। मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, एक प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन और दूसरा प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक। और जब सिर्फ क्या लिखा हुआ मिलेगा नेट, तो ओनली क्या प्लस करना है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, हाँ या ना। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप इस मेथड को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ चुके हो। तो फाइनली हमने जीडीपी निकालना सीख लिया है, अब हमें निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम तो बच्चों का गेम है, अब नेशनल इनकम तो बच्चों का गेम है। अब बता दो नेशनल इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, NNP@FC। और हमने क्या फाइंड आउट करा है, GDP@MP। तो G को कन्वर्ट करना है N में, क्या करते हैं, माइनस में डेप्रिसिएशन।
हो गया। सर डी को कन्वर्ट करोगे एन में, तो सर डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं बच्चों, NFIA। और सर एमपी को कन्वर्ट करना है किस में, एफसी में, तो माइनस करते हैं बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT। बात आई क्या समझ में, हाँ या ना। अब एक बार इन शॉर्ट में देख लेते हैं हमने क्या समझा है इस मेथड के अंदर। ठीक है, फटाफट आ जाओ एक बार शॉर्ट में। जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड का बच्चों यूज़ करोगे, किस मेथड का यूज़ करना हमें, एक्सपेंडिचर मेथड का। किस मेथड का यूज़ करना हमें, एक्सपेंडिचर मेथड का। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, जल्दी जल्दी बताओ क्या फाइंड आउट करेंगे। सर GDP एट MP। क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, GDP एट MP। कैसे बनता है ये, सर हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब गेम कहाँ पे होता है, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है, दो। कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, दो, एक दो। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या शब्द लिखा हुआ मिला हमें इसमें, फिक्स शब्द। तो इसमें प्लस कर देंगे बच्चों हम चेंज इन स्टॉक। क्या प्लस करते हैं, चेंज इन स्टॉक। और पेपर में कभी कभी हमें क्या मिलेगा, फिक्स। तो फिक्स के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। कितनी चीज़ों का, तीन। पहला ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्या आता है इसके अंदर, जो खर्चे सरकार करती है। दूसरा ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर कौन से खर्चे आते हैं, जो बिजनेस करता है। और तीसरा ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये हाउस होल्ड सेक्टर जब अपने लिए घर बनवाता है। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या निकल जाता है, GDP एट MP हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मैं मिलूंगा अब आपसे अगली वीडियो के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड के हम करेंगे आपके साथ मिलकर बेहतरीन क्वेश्चंस। तब तक आपका काम है कि आप इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना के लाओगे। ठीक है क्या, हाँ या ना। एक शब्द का और बच्चों ध्यान रखोगे, पेपर में कभी कभी बच्चों यहाँ पे हाउस होल्ड की जगह वर्ड यूज़ कर देगा पर्सनल। क्या यूज़ कर देगा, पर्सनल। या फिर शब्द लिखा हुआ मिलता है बच्चों प्राइवेट। क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, प्राइवेट। तो इन तीनों शब्दों का मतलब सेम है बच्चों। क्या क्या, सर पर्सनल लिखा हुआ मिलेगा तब भी यही मतलब है, प्राइवेट लिखा हुआ मिलेगा तब भी यही मतलब है, और हाउस होल्ड लिखा हुआ मिलेगा तब भी यही मतलब है। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।